जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत फर्स्ट क्लास। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश और आप देख रहे हैं क्लिनिकल कर्स पॉडकास्ट में। आज हमने मधु किया है डॉक्टर अरूज फातिमा को। कौन है वो जी? FCPS MRCP रिसेंटली उन्होंने दोनों एग्जाम्स माशाल्लाह क्लियर किए हैं फर्स्ट गो में, और वो हमें गाइड करेंगी कि उनकी जर्नी कैसी थी, और डेफिनेटली टिप्स और ट्रिक्स का भी बताएंगी, ठीक है, और बुक्स का बताएंगी और गाइड करेंगी बेसिकली कि उनका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। वो कहते हैं ना कि यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू लिव विद, ठीक है। तो अगर आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन रखोगे, कामयाब लोगों के साथ इंटरेक्शन रखोगे, तो डेफिनेटली अल्लाह पाक आपको भी कामयाबियों से नवाजेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। भाग दौड़ने का काम है। मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था कि जो है ना आप जो है ना पाँव में वाकई छाले पड़ जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि पाँव में छाले पड़ जाते हैं। ये एग्जाम ऐसा है कि आपको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है। मुझे याद है मैं ईद के दिन भी गई थी अपनी पेशेंट की प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। ये टोटल गेम आपकी प्रैक्टिस की है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपका वर्बल आपका बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है। अब हमारी बात हो गई कि वर्बली तो हमने केसेस देख लेने हैं कि आपने अलवीना से करने हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। वाइवा कहाँ से निकलेगा हमारा? वाइवा निकालने के लिए हमारे पास होती है ABM अब्दुल्ला। ठीक है। ABM अब्दुल्ला के दो पार्ट्स हैं, शॉर्ट केसेस के हैं और लॉन्ग केसेस के हैं। अब शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस में करना क्या क्या है? ABM अब्दुल्ला में भी बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। 9 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपने करने हैं प्रिपेयर। ठीक है। फर्स्ट 9 चैप्टर फ्रॉम द ABM अब्दुल्ला आपने करने हैं। लॉन्ग केसेस आपके पास जो है ना, वो आपके पास ABM अब्दुल्ला में जैसे कोई थ्योरी का पॉइंट लिखा हुआ है, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है उससे। अच्छा, थ्योरी का बाज लोगों को नहीं पता कि MWR नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप में से कोई इस्लामाबाद का कैंडिडेट है तो MH से मिलते हैं वो नोट्स ना। वैसे इसकी PDF फॉर्म भी अवेलेबल होती है MWR नोट्स की ना। तो आपने थ्योरी अपनी सारी सॉरी मैम, MWR। मैं इंशाल्लाह इसी MVR नोट जो हैं वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई हैव PDF आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल है। प्लीज कैरी ऑन। बहुत हेल्पफुल है। उसमें आपकी हिस्ट्री का जो है ना वो एक एक पॉइंट बताया हुआ है MWR में। तो MWR से आपने अपनी हिस्ट्रीज प्रिपेयर करनी है। हिस्ट्रीज में आपके पास वैसे मैंने तो पेसेस के लिए की हुई थी, तो मैंने राइडर की हुई थी। तो राइडर के पॉइंट्स मैंने कुछ ऐड करती जाती थी MWR नोट्स में ना। MWR में रिपीटिशन है कुछ, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने डिफरेंशियल्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या रूल आउट करने हैं। जैसे मेरा केस था, लॉन्ग केस था, मेरा था सर्वाइकल माइलोपैथी थी विद सुपर इम्पोज। अब उसको ट्रांसवर्स माइलेटस हो गया था, तो मैंने डिसएमिनेशन भी बनाई थी उसको स्पेस में। और जो है ना इस तरीके से मैं चली थी उसमें। तो लेकिन MWR नोट्स में आपके पास उसने पहले उसको बताया कि आपने अपर मोटर न्यूरॉन लेन, लोअर मोटर न्यूरॉन लेन, आपने इसको पहले डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए 2-4 पॉइंट्स हैं आपके, जैसे टांगे अकड़ तो नहीं गई थी आपकी, साथ में पेशाब पाखाना कंट्रोल कैसा था, खुद से निकल गया था या रुक गया था आपका, साथ महसूस होना रुक गया था या महसूस होता था आपको। अब आप ऐसे इसे डिफरेंशिएट करोगे वेदर इट इज अपर और लोअर। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, MWR की स्कीम बता रही हूँ मैं आपको हिस्ट्री टेकिंग की कैसी है। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे कि अपर मोटर न्यूरॉन टाइप है, अब आप अपर मोटर न्यूरॉन की DDs पूछोगे। वो MWR नोट से ना अलग बताएंगे कि क्या क्या अपर मोटर न्यूरॉन की कॉजेज है। तो MWR नोट से आपकी हिस्ट्री टेकिंग सारी कंप्लीट हो जाती है। जैसे राइडर मीर है, राइडर मीर में आपके पास 50 अप्रोचेस बताएंगे। ठीक है। 50 हिस्ट्री टेकिंग के हैं, जिसमें आपके पास पैल्पिटेशंस हैं, ब्रेथलेसनेस है, आपके पास हेडेक है, आपके पास अप्रोच चेस्ट पेन की, आपके पास अप्रोच है नमनेस की है, पैरास्थीसियास की, और आपके पास अप्रोच वेट गेन की है, पिटिंग पेडल एडिमा की अप्रोच है। तो डिफरेंट अप्रोचेस ना राइडर ने भी की है। राइडर ने जब हिस्ट्री टेकिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसने, लेकिन हमने उर्दू में करनी होती है ये हिस्ट्री टेकिंग, तो हम फिर जो है ना हमें MWR नोट्स मोर देन सफिशिएंट रहते हैं। बाज लोगों को अभी तक MWR नोट्स का नहीं पता, लेकिन MWR नोट्स बहुत सफिशिएंट है। हिस्ट्री टेकिंग आप लॉन्ग केस की उधर से करोगे। अब आपने कैसे प्रैक्टिस करना है? अब आपने MWR आपने केस पहले केस करना है आपने। ठीक है। हिस्ट्री के निमोनिक्स होते हैं, जैसे बायोडाटा का नेग्रियोमा है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या है, ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक हिस्ट्री टेकिंग की क्लास रखेंगे, उसमें हम जो है ना ये निमोनिक्स करेंगे सारे कि क्या क्या निमोनिक्स आ जाते हैं, जैसे मैप हक फॉस, ये मैं आपको उसमें जब अलग अलग सेशंस होंगे ना, तो उसमें हिस्ट्री टेकिंग के आपको निमोनिक्स बताऊंगी। तो आपके पास जो है ना हिस्ट्री टेकिंग के साथ आपने उसके बाद अपने हिस्ट्री टेकिंग कर ली, और इसके बाद आपने टाइम का क्या रखना होता है। लॉन्ग केस की हम बात कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग केस में आपने 8 मिनट पे उठ जाना है, हर हाल में उठ जाना है। मेरे सुपरवाइजर ने मेरी ओरिएंटेशन इस तरह बनाई थी कि मुझे वो 8 मिनट पे मुझे आंखें दिखाना शुरू कर देते कि उठ के खड़ी हो जाओ, साथ साथ एग्जामिन करो पेशेंट को, साथ साथ जो है ना वो चलाओ। अब एक और केस मैं आपको बताती हूँ अपने साथ, अभी मेरी कोलीग थी, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगी उनका। तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, शी वॉज कॉन्फिडेंट कि वो पास होगी।
मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं 18 मिनट पे उठ के खड़ी हुई तो मैं डाउटफुल हो गई। मैंने उनको तो नहीं कहा कि आपका एग्जाम नहीं हो सकेगा, लेकिन जब 18 मिनट हुआ ना तो मैंने कहा इनका एग्जामिनेशन नहीं पूरा हो पाया होगा। 7 मिनट में बंदा क्या ही एग्जामिनेशन कर लेता है, 7 मिनट तो आपको एक सिस्टम में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो 8 मिनट में आपने हिस्ट्री टेकिंग में, मेरी ये होती थी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तक चल रही होती थी मेरी बात, तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि 8 मिनट हो गए। स्टॉप वॉच भी मैंने रखी हुई थी अपने साथ ना, तो मैं 8 मिनट पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस कंप्लीट करके मैं उठ के खड़ी हो जाती थी। सिस्टेमिक रिव्यू में जीपी के दौरान पूछती थी पेशेंट से। ठीक है, तो आपने जीपी से स्टार्ट लेना होता है, फिर जो आपका सिस्टम लॉन्ग केस में जा रहा होता है आपने उसकी तरफ मूव कर जाना होता है। अब आपने जो है ना वो सिस्टम जीपी के साथ आपने प्रोसीड किया। आपने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की वेलफेयर का बहुत ख्याल रखना है, बार बार उसको उठाना बिठाना नहीं है। अब आपने स्कीम बनानी है कि अगर रेस्पिरेटरी अप्रोच कर रहे हो आप, तो आपने रेस्पिरेटरी में स्कीम अपने जहन में बना लेनी है कि मैंने जीपी के साथ अगर पेशेंट की बैक चेस्ट करनी है तो मैंने उसे बिठाए रखना है। ठीक है, बिठाए हुए मैं उसके जो जो काम कर सकती हूँ मैंने वो कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके जो है ना बाकी काम शुरू करने हैं। और आपने जो है इसी तरह की, जैसे आपके पास सीवीएस है, सीवीएस आपको 45 के एंगल पे चेक करना है। आप जो है पहले अपना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सीवीएस पे आते हो, फिर आपने बाकी सिस्टम को उठाना है। तो आपने देखना है कि मैं ऐसे सिस्टम जो सिर्फ एक बार मुझे पेशेंट को उठाना पड़े, तो मैं ऐसे स्कीम्स अपनी बनाऊं। मेरी प्रैक्टिस इतनी मेरी फिंगर टिप्स पे हो कि मैं ऐसे पेशेंट को उठाऊं कि उसे बस एक दफा उठाऊं मैं। ठीक है, जैसे सीएनएस का सिस्टम है तो आपने गेट जरूर चेक करनी है पेशेंट की। अब उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट को मेरी डायबिटीज भी थी। अब मैं थोड़ा और डाउटफुल हो गई, डायबिटीज का केस आ जाए तो आपके पास ना पास करना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? डायबिटीज आपके पास जो है ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। डायबिटीज में आपने माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी रूल आउट करनी है, मैक्रोवेस्कुलर भी, एग्जामिनेशन में बहुत सारे, आपने पल्सेस भी चेक करनी है, आपने पोस्टल हाइपरटेंशन, फंडो, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना डायबिटीज में। तो मैंने यही सोचा कि 18 मिनट अगर हिस्ट्री पे लगा दिए ना तो बस फिर बंदा गया, फिर उड़ जाएगा बंदा। अच्छा, और दूसरा ये कि आपके पास जो है 18 मिनट में आप नहीं कंप्लीट कर सकते। मेरे सुपरवाइजर मुझे जब तैयारी करा रहे थे मुझे बता रहे थे कि एक कैंडिडेट था, बहुत अच्छा कैंडिडेट था, उसने 23 मिनट्स में हिस्ट्री का कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। लेकिन 23 मिनट्स के बाद जब उसके पास 2 मिनट्स बचे ना तो मैंने उसे बहुत बैडली फेल किया। मतलब मैंने उसे 33 नंबर देके मतलब फेल किया कि भाई तुम हिस्ट्री में सारा घूमते रहोगे, तुम कैसे पेशेंट को एग्जामिन करोगे। तो आपने लॉन्ग केस ऐसे करना है कि 8 मिनट पे आपने उठ के खड़े हो जाना है, जीपी करना है, आपने स्कीम अपनी ऐसे बनानी है, आपने रिहर्सल ऐसे करनी है। टोटल आपके पास ये ड्रामा है। ठीक है, और एंड पे आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा जब आपके पास 1-2 मिनट बचा हुआ होगा। आप उसे कहोगे कि अच्छा, उसके कंधे पे हाथ उस रखते हुए उसे कहोगे पेशेंट को कि अच्छा आपने मुझसे कुछ पूछना है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहो या कुछ बताना चाहो इसके अलावा, तो वो कहते हैं कि अच्छा इसका ना बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा ड्रामा बहुत अच्छा चलाना होता है आपने ना इसमें लॉन्ग केस में। फिर उसके बाद आपके पास 5 मिनट्स कंपाइल करने के लिए होते हैं, लेकिन वो कह देते हैं आपको कि चलो 5 मिनट्स आप चाहे कंपाइल कर लो, चाहे आप पेशेंट के साथ तक आगे स्पेंड कर लो। मेरे जब 25 मिनट्स ओवर हो गए थे तो मेरी सिर्फ गेट रहती थी पेशेंट की ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और करना चाहोगी, तो मैंने कहा गेट मैं करना चाहूंगी। उन्होंने कहा गेट करना चाहती हो तो कर लो, और नहीं तो अपना कंपाइल करना कंपाइल कर लो, ये 5 मिनट्स आपके डिसीजन क्या। मैंने उसकी गेट शीट कराई, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी वगैरह चेक करके मैंने उसे बिठा के मैंने कंपाइल किया, और वो इतनी जल्दी उड़ता है टाइम, और फौरी मिनट मैंने कंपाइल किया। मैं ना अपना हिस्ट्री पे लिख लेती थी पीछे साइड पे कि जैसे मुझे पेज मिला हुआ था, मैंने नेग्रियोमा लिखा, बायोडाटा का निमोनिक, मैंने मैप हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस का लिखी पॉइंट्स जल्दी जल्दी, और मैं जीपी के दौरान भी मैं लिखती जाती थी, क्योंकि आपको भूल जाते हैं पॉइंट्स ना, आप एक तो एग्जाम का स्ट्रेस इतना होता है और आप भूल जाते हैं पॉइंट्स बीच में। तो फिर मैं मैप हक फर्स्ट, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन, और फिर मेरे पास जो है ना फर्स्ट में आपके पास जो है फैमिली हिस्ट्री हो गया। अगर फीमेल है, अभी मेरे साथ एक और मेरी कोलीग थी, उनका उनकी इवन की सीपीएस पे मॉक में भी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, लेकिन वो जो है ना एग्जाम के दौरान जो है ना वो 3 पीस पूछना भूल गई ना। 3 पीस क्या है आपके पास? प्रेगनेंसी, पिल्स, और आपके पास पीरियड्स। ठीक है, ये हर फीमेल पेशेंट से आपने पूछना है लॉन्ग केस में। अगर आप भूल गए तो आप पास नहीं हो सकते, हिस्ट्री की पॉइंट्स आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आपने 3 पीस छोड़ दी, उन्होंने 3 पीस छोड़ दी तो वो नहीं पास हो सकेगी इसमें। तो अब आपके पास फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आपके पास सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री का निमोनिक हम डिटेल में करेंगे। अच्छा, उसमें आपके पास जो है ना काइंडली बाकी सब अपने आप को, डॉक्टर नादिया अनम्यूट, आपने म्यूट कर दिया अपने आप को, क्योंकि आपकी डिस्टॉर्शन की वजह से शायद मेरे ख्याल है बाकियों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना आपके पास निमोनिक हम करेंगे इसका सोशल हिस्ट्री का। सोशल हिस्ट्री के साथ साथ आप अपना कंप्लीट कर रहे हो तो ठीक है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी बीच में डालनी होती है, आपने ब्लड हिस्ट्री भी डालनी होती है, ये आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है, हिस्ट्री का पॉइंट आपके पास स्किप नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे एबीएम अब्दुल्ला से।
अच्छा, एबीएम अब्दुल्ला से आपके पास क्या आपने करना है, फर्स्ट 9 चैप्टर्स आपने करने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास जीपी का है, जीपी भी आपके पास आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों शॉर्ट केसेस मेरे पास जीपी के थे। ठीक है, जीपी के क्या शॉर्ट केसेस थे मेरे पास के जीपी में मेरे पास तीनों लिम्फेडिनोपैथीज थी, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथीज थी, एक के साथ पैलर था, एक के साथ सप्लीनोमेगैली थी, एक के साथ हिपैटोसप्लीनोमेगैली थी। मैंने कहा आज तो मेरे दिन लिखा हुआ है कि हिपैटोसप्लीनोमेगैली लिम्फेडिनोपैथी मेरी जान नहीं छोड़ेगी, और तीनों केसेस मेरे यही थे। ठीक है, तो जीपी की कमांड मुझे मिली थी, और उसमें फिर मेरे पेशेंट के जो एक पेशेंट था लिम्फेडिनोपैथी के साथ फेशियल नर्व पॉलिसी भी थी उसको। तो अब आपके पास जो है ना, आपने जीपी करना है, चैप्टर 1 अब एबीएम अब्दुल्ला का है, उससे आपका वाइवा तैयार हो जाएगा। जैसे लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फेडिनोपैथी को आपने क्या बोलना है, जैसे मैं बोलती थी नॉन टेंडर swellings present in the axilla as well as in the inguinal region as well as in the neck, और वो कैसी थी, नॉन टेंडर थी, नॉन मैटेड थी, या फिर डिस्क्रीट थी, रबरी इन अपीयरेंस थी, या फिर सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी थी। ये पॉइंट्स लिखे हैं लिम्फ नोड्स के एग्जामिनेशन के, तो वो पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लो कि क्या क्या पॉइंट्स आपने 6-7 पॉइंट्स हैं आपने पूछने लिम्फ नोड्स में देखने हैं। सॉरी, इसमें तो आपने देखना होता है कोई विद द फ्री फ्रॉम द ओवरलाइंग स्किन एंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी डिस्चार्ज। तो ये मैंने रट्टा लगाया हुआ था लिम्फेडिनोपैथी के वर्ड्स को। तो जब मेरे पास केस आया तो मैंने वो एग्जैक्ट डिट्टू लाइंस जो है ना मैंने सुना दी, कंसिस्टेंसी वहीं पे चेक कर ली, और फिर मैंने उसको डिट्टू जो रट्टा लगाया हुआ था वो मैंने सुनाया। और उसके बाद जो है ना, ये आपके पास टीवी, जैसे टीवी में क्या हो सकता है, कैसी फाइंडिंग्स होंगी, अब आपने वही वही अपने ना रिफ्लेक्सेस को भी ओरिएंटेड रखते हैं ना, चीजों को कोरिलेट करना है। कुकिंग भी आपको करनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने जो है ना, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, लिम्फेडिनोपैथी को एक्सप्लेन किया कैसी स्पेलिंग है, और उसके साथ मैंने फिर लिम्फेडिनोपैथी के साथ मैंने आपको बताया मेरा एक पेशेंट उठ के जाने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे तो रोना आ गया था। उसको उसको मैंने लिम्फेडिनोपैथी उसकी इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स पकड़ लिए थे, लेकिन वो बच्चा था 13 साल का, उसने कहा मैंने एग्जाम नहीं कराना। अब मैं मैंने उससे प्यार से कहा कि बेटा मुझे चेक करा दो, मेरे एग्जाम चल रहा है, मैं आपको दर्द नहीं होने दूंगी। वो नहीं माना। अब मैं एग्जामिनर्स के पास गई, वो साइड पे बैठे हुए थे एग्जामिनर्स भी, मैंने कहा आप आए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एग्जामिनर्स आए, एग्जामिनर्स ने उससे रिक्वेस्ट की, उसने कहा नहीं मैंने नहीं चेक कराना। उसने बैठे बैठे मुझे जो है ना स्क्रीन, मतलब उन्होंने कहा इसके अलावा क्या चेक करूंगी। जब आपका डे होता है तो फिर मैंने एब्डोमेन चेक किया फौरी फौरी, तो एब्डोमेन में मुझे स्प्लीन मिल गई थी उसकी। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने भी इसकी स्प्लीन नहीं पिक की थी, आपने कर लिया है स्प्लीन पिक ना। एग्जामिनर्स बहुत अच्छे होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपका पेशेंट ऐसा निकल आए तो वो आपको आपका मोराल हाई रखते हैं। तो उस पे मुझे उन्होंने यही बोला कि आप इसको सही है, स्प्लीन आपको मिल गई, अब आप मजीद क्या देखना चाहोगी। यंग बच्चा था तो मैं उसको यही सोच रही थी या एएलएल हो सकता है, तो मैंने फौरी फौरी स्टर्नल टेंडरनेस का पॉइंट बोला कि मैं स्टर्नल टेंडरनेस, क्योंकि वो मुझे चेक नहीं करने देते तो मुझसे पॉइंट्स पूछ रहे थे क्या क्या मजीद चेक करना चाहोगी। तो अगर आपकी स्कीम बनी हुई है लिम्फेडिनोपैथी के साथ आपने क्या क्या चेक करना है, तो आपको पता होगा कि आपने फौरी फौरी क्या चेक करना है। ठीक है, अगर आपकी स्कीम्स की प्रैक्टिस नहीं है तो आप वहां पे सोचते ही रह जाओगे अब मैंने क्या चेक करना है, तो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी ये चीज कंप्लीट हो जाती है कि आपने क्या क्या स्कीम, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की लिम्फ नोड्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स की आपकी डायबिटिक अल्सर्स आ जाते हैं। सबसे पहले किसी भी पेशेंट की कोई ड्रेसिंग है, आपने उसको अनड्रेस कराना है। अनड्रेस करा के आपने उसको चेक करना है, वो उनको आपने अल्सर्स के एजेस, बॉर्डर्स, फ्लोर, उसकी सराउंडिंग स्किन, उसका टेम्परेचर, ये सारे पॉइंट्स 6-7 लिखे हैं एबीएम अब्दुल्ला में। आपने वो डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए, रट्टा लगा लो आप उसको कि आपके ओवर आपने कैसे बताना है, स्लोपिंग एजेस हैं या फिर आपके पास जो है ना वो अनडिटरमिन्ड एजेस है, किस तरह के एजेस हैं, उसके मार्जिन ऐसे कैसे हैं, हीलिंग मार्जिन है, नॉन हीलिंग मार्जिन है, आपने लाइन कैसे बोलनी है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर जीपी एग्जामिनेशन में अल्सर्स हो गए, लिम्फेडिनोपैथी हो गई, पैलर हो गया, ये आपने स्कीम्स बनानी है, आपने खुद से बनानी है, खुद से अपने नोट्स बनाने हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना और पेशेंट पे प्रैक्टिस करनी है। इस 1-2 महीने में आपको इतने पेशेंट्स देखने को मिलेंगे कि आपने जिंदगी में कभी इतने पेशेंट्स देखे नहीं होंगे। आपने इतने पेशेंट्स देखने भी हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाते हैं 4 सिस्टम जो हमने करने होते हैं, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, आपके पास एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सीएनएस। ठीक है, ये 5 चैप्टर यहाँ पे हो गए। उसके अलावा आपने क्या क्या करना होता है, नेफ्रो, हेमाटोलॉजी, ये आपके पास 7 चैप्टर हो गए, और इसके अलावा रिमेटोलॉजी करनी होती है, और फर्स्ट 9 चैप्टर में एक और चैप्टर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये आपने चैप्टर करके नेफ्रो हो गया, नेफ्रो लेता है, हाँ नेफ्रो हिमाटोलॉजी लेता हो गया, रिमेटोलॉजी हो गई इसके साथ, 5 चैप्टर्स के साथ। तो ये आपने करना है, ये आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, एंडो, सॉरी सही है, डॉक्टर एहतशाम ने बताया एंडो करनी है, वेरी गुड। हाँ, एंडो आपने करनी है। ये आपने 9 चैप्टर है, इनके एंडो में आपके पास 4-5 ही केसेस हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, आपने रट्टा लगा लेना है, हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या क्या चेक करना है, स्कीम बनानी है, और आपने इसको रट्टा लगा के लाइंस को भी इसी तरह सुनाना है आपने। ठीक है, जैसे कि एक केस आ रहा था हमारी डाइट में कि उससे जो है ना हियरिंग एड डला हुआ था, ठीक है, और हाइपोथायरॉइडिज्म थी, तो पेंड्रोट सिंड्रोम भी वो पूछना चाह रहे थे। तो आपके रिफ्लेक्सेस आपके और इतने आप ओरिएंटेड हो, आपने अपना दिमाग खोल के रखना है वहां पे।
इसके लिए आपकी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। ये आपके पास शॉर्ट केसेस की स्कीम्स बनेगी, शॉर्ट केसेस फ्रॉम एबीएम अब्दुल्ला। लॉन्ग केसेस की हिस्ट्री की पॉइंट्स आप एमडब्ल्यूआर से लोगे, वाइवा आप तैयार करोगे एबीएम अब्दुल्ला से। ऑनेस्टली स्पीकिंग एबीएम अब्दुल्ला से बाहर आपका कोई वाइवा नहीं पूछा जाता। कहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट एडवांसेस के नंबर होते हैं, लेकिन लेटेस्ट एडवांसेस तक तो बात जाती नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डाउट मुझे ये हुआ था कि मेरे दो एग्जामिनर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचे थे, मैनेजमेंट तक आए नहीं थे। तो मुझे इस बात का था कि पेसेस जब मेरा एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट के मार्क्स से लेता था, यहाँ पे भी मैनेजमेंट के नंबर है। तो मैं जब वो खाना खा रहे थे, एग्जाम हो गया तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा कि हम 10 to 15 मिनट्स वाइंड अप करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एहतशाम बता रहे हैं, क्लियर है, सही है। अच्छा, मुझे आपको जो भी आपकी क्यूरीज बचती हैं, लास्ट 15 मिनट्स है हमारे पास, हम बस कंपाइल करते हैं, फिर नमाज हो रहा है और तो मेरी भी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग जो है ना, हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने शॉर्ट केसेस हमने शॉर्ट केसेस करने थे एबीएम से, फर्स्ट 9 चैप्टर डर्माटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, इसको निकाल दो आप, ये नहीं करनी होती, ठीक है। आपके पास आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपके पास जो है ना थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको अपने फ्रेंड्स के भी एक्सपीरियंस लास्ट 5 मिनट्स में बताऊंगी और अपने काइंडली आप लोग सारे अपने आप को म्यूट कर दो ताकि वॉइस क्लियर हो जाए बाकियों को। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं कि हम लोग शॉर्ट केस हमने कर लिए एबीएम अब्दुल्ला से, अपनी स्कीम्स हमने बना ली अलवीना से, कुछ स्कीम्स उसमें मिसिंग है। आपको इंटरप्ट करूंगा, माजरत चाहता हूँ। काइंडली अगर ऐसे अगर हम कंपाइल कर लें कि स्टेप बाय चलें, स्टेप मैनर में, लाइक फॉर इंस्टेंस आपने शॉर्ट केसेस के लिए कुछ बुक्स बताई, फिर लॉन्ग केसेस के लिए बताई, फिर इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है ना कि हर कोई मतलब 4 ईयर्स की कंटिन्यू ट्रेनिंग में इस तरह गीकी नहीं होता, इतना नहीं इंटरेस्ट से पढ़ता, या कुछ मजबूरियां होती हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनके गैप्स होते हैं, बिल्कुल तो और कुछ लोग होते हैं कि जो जॉब ऑलरेडी उन्होंने शुरू की होती है, उनकी थ्योरी रिपीट हुई होती है, तो वो जो है ना क्लिनिकली उस तरह साउंड नहीं होते। तो उनके हवाले से अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर दें तो ज्यादा लाइवली एक्टिवली ये होगा सेशन, ताकि सबको फायदा हो। तो आपने जैसे बताया, प्लीज अगर 15 मिनट्स है, आई नो आपका इतना टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, आपके अपने भी नहीं lectures हैं। कोई मसला नहीं है। तो मैं हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस पोस्ट करूं तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करती हैं, कि आप अपने कोलीग से कितनी जो है आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, और आपको ये श्योर था कि आपका क्लियर हो जाएगा? देखें, सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम में एफसीपीएस ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी रहे हुए हैं जिनको हम नहीं समझते थे कि कभी रह सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेरे अपने सुपरवाइजर बहुत टैलेंटेड है, बहुत माशाल्लाह, लेकिन उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, फर्स्ट गो में नहीं हो सका था। अब मेरा ये था कि मैंने मेहनत बहुत की थी, पेसेस मेरा क्लियर था, और पेसेस बहुत ऑर्गेनाइज एग्जाम है, तो मैं फिर भी डाउटफुल थी कि पता नहीं मेरा हो पाता है या नहीं हो पाता। स्टिल आपके पास लक तो बहुत मैटर करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला मेहनत जाया नहीं करते आपकी। अगर आप बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट की स्कीम्स प्रॉपर कर रहे हो, तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये आपका है ये। हाँ कि जी, लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको बुक से स्टार्ट करना चाहिए, आपको वार्ड जाना चाहिए, ठीक है, आपको अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने कैसे किया था, आप ये बताएं, स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्ट बिल्कुल ये मुझे होता है स्टार्ट आपने टेबल में मुझे बात है वो पे म्यूट कर रहा हूँ जी, जी जी। अच्छा, स्टार्ट हमने जैसे लेना है ना, स्टार्ट हमने लेना है इस तरह कि आपने स्टार्ट पे पेशेंट पे परफॉर्म करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कोलीग्स ऐसे करते हैं कि पहले आपके पास बेड साइड है, बेड साइड से आप अपनी स्कीम्स बनाओ, रट्टा लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया सीवीएस में आपके पास इंस्पेक्शन पे क्या क्या पॉइंट्स है, एब्डोमेन में इंस्पेक्शन पे क्या क्या है, परकशन में क्या क्या करना है, ये आपके पास जो स्कीम्स बनेंगी ये आपके पास बेड साइड से बनेगी। फर्स्ट मैंने 2 डेज में बेड साइड की थी कंप्लीट, बेड फर्स्ट साइड से मैंने आपने बेड निमोनिक्स साइड बनाए की थे। थी 2 डेज में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट जी 2 डेज में बेड साइड जो है आपने जो पढ़ी थी, जो सिंपल मेरे ख्याल से फाइनल ईयर की बुक है, एंड हाँ देन जी, आप बिल्कुल जो है फाइनल गई की थी बुक है पेशेंट के पास, ठीक है, आप पेशेंट के पास आप गई, आपने हाँ वार्ड जी, में जी काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी जी। जी, और मैंने अपना टाइम लगाया, 430 सेकंड्स लगाए। मैं डेली एक केस करती थी, जिसमें मैं सीबीएस को भी करती थी, एक सीबीएस करती थी, एक न्यूरो का करती थी, फिर मैं एक गैस्ट्रो के वार्ड पे जाती थी, एब्डोमेन करती थी। और अगर मुझे कोई बीच में कोई बता देता कि जीपी का भी केस पड़ा हुआ है, आप इस बेड पे चली जाए, तो मैं वो भी करती थी। फिर उसके बाद मैं आके अपनी स्कीम्स बनाती थी उसी केस की, कि जो है ना वो स्कीम मेरी क्या पॉइंट्स मेरे मिस हुए एग्जामिनेशन पे और मैं क्या क्या ऐड कर सकती हूँ। फिर मैं अच्छा वो डॉक्टर टॉपिक पढ़ती अरूज, थी एबीएम आप अब्दुल्ला मुझे ये से। बताएं कि
कितना टाइम चाहिए होता है लेट्स सपोज एग्जाम को फुली एस करने के लिए? प्रिपरेशन आपकी इतनी सॉलिड हो कि आपको लगे कि यार मैं पास होने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको क्या आपके लगता है? पास जो फर्स्ट टाइट आपकी होती है ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, उसमें आपके पास हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पास कर जाओगे, क्योंकि आपकी थ्योरी उस टाइम पे बहुत अच्छी स्ट्रांग हुई भी होती ऑल है, ठीक राइट, है। ऑल राइट। जो फर्स्ट उसमें आपके पास 1 महीना वो लोग आपको देते हैं वैसे ही। तो टोक्स में आपने जो लोग टोक्स कर रहे हैं साथ, वो टोक्स को रात को 2 घंटे देंगे, और बाकी वो 6-7 घंटे, अगर 1 महीना मिलता है 6-7 घंटे वो वार्ड में स्पेंड करेंगे, जिसमें से वो डेली एक लॉन्ग केस करेंगे और वो डेली 4 शॉर्ट केसेस करेंगे, ठीक है। तो डेली फिर लॉन्ग केस इसलिए आपके आप पास एम्फेसिस दे रही हैं कि डेली इसलिए किया जाए ताकि जब आप एग्जाम डे पे जाओ तो आपको लगे ही ना कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कि यार बिल्कुल जस्ट अनदर डे फॉर मी। तो 4 शॉर्ट केसेस जरूर करने हैं डेली, ठीक है, और एक लॉन्ग केस तो ये करना है, और ये अपनी रूटीन बना लेनी है। और हार्डली आई थिंक ये आपके और लिए अगर आपके 2 पास आवर्स होगा। पार्टनर के बगैर आप नहीं कर सकते, पार्टनर आपकी मिस्टेक्स निकालेगा बहुत ज्यादा, आपको वो करेगा कि आपने, और आपके पास अगर कोई आपकी नेगेटिव काउंसलिंग करे, नेगेटिव आपको कर रहा है, बता रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उससे करेक्ट होंगे। मेरे साथ जो भी पार्टनर्स मुझे मिले वो मुझे नेगेटिव भी बताते थे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो फिर मुझे पता चलता था, हालांकि मैं अपनी तौर पर बहुत अच्छा कर रही होती थी कि मैंने ये किया, मैंने वो भी किया, तो लेकिन वो मेरी सिर्फ नेगेटिव बातें चूज करते थे, मतलब तो ये अच्छा था बहुत मेरे लिए कि मैंने उनकी इस चीज से सीखा कि नहीं भाई, नेगेटिव पता चला, ये चीज मैंने इंप्रूव करनी है, नेक्स्ट टाइम में मैंने ये चीज नहीं करनी। तो आपके पार्टनर को आपने कहना है कि नेगेटिव चूज करना, मुझे मेरी हर नेगेटिव बात को आपने पिक करना है कि मैंने क्या मिस किया। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर है तो आपकी नेगेटिव बातें भी आपको बताएगा। ठीक तो हो ये गया। चीज बहुत तो इंपॉर्टेंट है। आपने आपको बेड कोई साइड आपको बता दिया था, और उसके बाद जो है हम लोग लाइक वो कहते हैं ना, आईज डजंट नो व्हाट द माइंड कैन नॉट सी, या मतलब सॉरी उसी तरह ही है कि आईज कैन नॉट आईज सी कैन व्हाट नॉट द, सी व्हाट हाँ अ माइंड आईज, डजंट नो। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। तो जब हमें मतलब बुक्स का पता ही नहीं होगा ना, तो मैं पेशेंट में क्या देखूंगा? स्प्लेनो मिल गई है तो मैं क्या करूंगा? भाई मिल गई है तो अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो इसके बिल्कुल, लिए वो जो है स्कीम्स आपने आपको बताया स्कीम्स का आपने मेंशन किया कि अलवीना जैनब नंबर 1, और सेकंड जो आपने बताया एबीएम अब्दुल्ला से आपकी डिफरेंशियल्स बहुत होंगे, मतलब आपको डिफरेंशियल्स और वाइवा 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 उसके उसके क्योंकि वो आपको अपने स्पाइन तक लेके आ जाना है। आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग हो कि आपसे पूछे गया स्प्लेनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, लिम्फ नोड्स हैं, उसके साथ क्या रेलेवेंस देखने, तो वो भी आपको साथ ही करना होगा। तो बेड साइड हो गई, एबीएम हो गई, अलवीना जैनब हो गई, ये आपने अपनी पेट बुक्स अपने पास, मतलब ये पानी में घोल के पी लेनी है, ठीक है। पी लेनी इसके है, साथ बिल्कुल आपने बिल्कुल। लॉन्ग केसेस के हवाले से जो देखें, हमारे यहाँ पे मैंने तो जितने भी लोगों को जो इंटरव्यू किया है जो कि मतलब माशाल्लाह फर्स्ट गो में क्लियर हुए हैं, या हम जिनको जानते हैं बहुत ज्यादा आप लोगों की तरह वोकल थे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि हम मेरी तरह होते हैं, लाइक इतने ज्यादा वोकल नहीं होते, अब जहन में बात आ रही होती है और बता नहीं सकते, ठीक है। साथ ही साथ उनका उनको दूसरा पीयर का प्रेशर होता है, सुपरवाइजर का या एग्जामिनर का, तो उसके लिए आप कुछ ऐसी आसान सी बात बता दें ताकि वो उसको प्रैक्टिस करें। एक तो आपने बता दिया जी, किसी ये चीज अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलीग मैं के आपको साथ देखो प्रैक्टिस बताना करें। चाहूंगी। जी जी। हाँ डॉक्टर अब्बास, इसमें आपने क्या करना है, ये आपका फियर तब खत्म होगा। मेरे साथ मेरे कोलीग थे, अभी हम प्रैक्टिस करते थे, वो बहुत ज्यादा शाय थे, बहुत ज्यादा स्लो थे, और मैं बहुत ज्यादा स्पीडी थी, और मैं बहुत ज्यादा वोकल थी। तो फिर आपके पास आपका पार्टनर मैच होना चाहिए, मतलब पार्टनर ऐसा हो या आपके ऑपोजिट हो, वो आपको उस तरह कर देगा, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है तो बस उसको पकड़ लो। हाँ और दूसरा ये कि आप अपने सुपरवाइजर जो आपके एग्जामिनर्स है ना, आप उनको एक आध केस जरूर दो, एक हफ्ते में एक आध केस उनको दो, आपकी वो झिझक खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके सुपरवाइजर आपकी बिस्ती जरूर करते हैं आपको सुनाते हुए, लेकिन आपकी वो बिस्ती बड़ी अच्छी यूज होती है, आपको पता चल जाता है कि ठीक है मेरे। और जो सुपरवाइजर होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपकी जो मिस्टेक्स निकाल सकता है वो आपका कोलीग भी निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ये करती थी कि मैं हर वार्ड में जाके, जैसे न्यूरो की सुपर एग्जामिनर है, तो मैंने कहती थी मैं न्यूरो का केस कर रही हूँ, आप मेरी मिस्टेक्स निकाले, मेरा वाइवा ले, मुझे बताएं। वो मुझे बताते थे कि देखो तुमने बेबिनिस्किस साइन किया, तुम चैटबॉक्स साइन भी कर सकती थी इसमें, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तुम गॉर्डन पे क्यों जाती हो। तो आप उनसे लर्न करते हो, आप इंडिविजुअल है उसके पास जाओ। जब मैं एमएच में प्रैक्टिस करने गई, एमएच के वहां पे एग्जामिनर्स थे कुछ, मैं उनके पास चली गई कि आप देखिए मुझे बताएं, मैं सही करती हूँ, आप मुझे मेरी मिस्टेक्स निकाल। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बहुत अच्छा करती हो, आप निकल जाओगी, एग्जाम निकाल लोगी। तो आप इस तरह ना सुपरवाइजर एग्जामिनर्स जहां आपको मिलता है ना, जिस कहीं भी आप जाते हो प्रैक्टिस के लिए, आप पकड़ो, उन्हें कहो कि सर मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दें, आप मुझे देखें, मुझे असेस करें मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये चीज आपकी झिझक खत्म कर देगा, आपका डर खत्म हो जाएगा।
लेकिन वो एक बात है ना, हम अपने आप को एवेल्युएट कर लेते हैं, हम लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी होती, तो ये आई थिंक लाइक लास्ट 10 डेज पे अगर इस तरह कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना वो बेइज्जती करता रहेगा और हमें बस पता है लगेगा। क्या, मैंने अपना जब फर्स्ट केस दिया था, मैंने अपने सुपरवाइजर को दिया था, मेरी केसेस में हमारे पास ब्रीफ क्लिनिकल केसेस होते हैं, तो मैं ब्रीफ क्लिनिकल केसेस में आपने सिस्टेमिक रिव्यू नहीं करना होता, तो मैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल खा गई, पेशेंट सीएनएस का था, तो उन्होंने, मेरे सुपरवाइजर ने, अगर आपका इंसान अच्छा है ना तो फिर वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, तो आप कोई ऐसा इंसान पकड़ो सीनियर जो कि आपको नेगेटिव ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव बिना वो करे, आपको बता दे, ठीक है, जो आपको बता देगा। वो हम फिर इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि एक हम पेशेंट बन रहे हैं यहाँ पे आपकी केस कोर्स में इंशाल्लाह डॉक्टर आकाश, तो उसमें हम एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं कि ये जी पॉइंट जी, नहीं मिस करना, ये उसमें पॉइंट नहीं मिस उसमें करना, फिर आपका आप बहुत अपने एग्जाम। इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप या तो सरोगेट बन सकते हो या आप ऑब्जर्वर बन सकते हो, ठीक है, और वीकली सेशन होंगे, तो उसमें आप डेफिनेटली, अगर कोई वॉलंटियर करेगा, डेफिनेटली शायद मैं ही हूँ, तो आप जो है रेक्टिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा यार हम रुकते कब हैं, हम फंसते कब हैं, हमें कौन सी चीज के आगे नहीं हम जा रहे होते, ठीक है, तो हमें पता चल रहा होगा, ये हाँ जी, काफी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। रहेगा। अच्छा, लॉन्ग, क्योंकि आई थिंक 10 मिनट्स आपके रह गए, आई नो कि आपके ऑलरेडी अपने भी लेक्चर्स हैं, तो मुझे ये प्लीज नहीं नहीं, बता कोई बात दीजिएगा। नहीं, आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जी जी, हाँ जी, मुझे ये प्लीज बता दें, लॉन्ग केसेस का जो है आपने एमबीआर के नोट्स के बताया, देखिए उधर पेशेंट्स के पास अगर 3 3 कोमॉर्बिड्स हैं, या फॉर एग्जांपल एक कोमॉर्बिड्स और 2 ऐसी चीजें, हाँ जी। फॉर एग्जांपल एक डिजीज हो गई और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा आई रिमेम्बर कि मेरे पेशेंट शायद आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था एग्जाम के बाद। किया था, बिल्कुल किया था जी जी, आपने, हाँ वो जो जी। पेशेंट था कुशिंग्स का था, बेसिकली ऑब्वियस क्वेश्चंस था, बट उसको सोरियाट्रिक आर्थ्रोपैथी थी, उसके लेकिन साथ आपके लॉन्ग पॉसिबल केस में मैथ थी। डॉक्टर आकाश बहुत जबरदस्त नंबर थे लॉन्ग केस में तो आप छा गए हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि यार आगे, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट केसेस के लिए करूंगा, उन्होंने मुझे लॉन्ग केस पर फंसाना है, और फिर मैं थ्योरी के लिए लोगों को पढ़ा रहूंगा ठीक है क्योंकि थ्योरी फिर अल्लाह मेरी खैर रिपीट हो करेगा। जानी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब कोई चीज, मतलब कोई बात ऐसी ना रह जाए जिसमें मतलब मेरी तरफ से क्वेश्चन हो, बाकी तो अल्लाह के हवाले। तो आप मुझे बताएं कि लॉन्ग केसेस में अगर 3 4 कोमॉर्बिड्स आ जाती हैं, उसको कैसे लेके चलना होता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, हाँ क्योंकि हमारे पास अप्रोचेस हैं, एसएलई की सबको पता है, ठीक है, आरए की है, सीएलडी की है, बस केस है, डायरेक्ट केस है, आपको कॉम्प्लिकेशंस, उसका केयर, उसका रिस्क फैक्टर सब कुछ आपको आता हम्म। होगा। लेकिन जब 3 4 चीजें मिल जाती हैं, तो उसको आपने कैसे लगाना है कि यार ये प्राइम इंपॉर्टेंस का क्या है। आइदर तो ऐसा है कि उसकी जो चीफ कंप्लेंट्स थी उस पर रिलाई किया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही मेरा पेशेंट था, उसमें जो है फोटोफोबिया के साथ और हेडेक के साथ आया था, बेसिकली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी थी उसको, और उसके साथ हाँ उसको जी, बिल्कुल। मतलब पीछे जो है ना, और इसलिए उसको जो है ग्लाकोमा भी डेवलप हुआ था, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन था, बहुत सारी चीजें थी। खैर ये तो बहुत रेयर होता है, शायद रेयर ना हो, इसको भी लोगों ने केस निकाले हो अपने, लेकिन इसीलिए मैं पूछता हूँ, आप इसके बारे में क्या क्या कोई टिप है आपकी। अच्छा, जितना जितना केस डिफिकल्ट होता है ना, उतनी पासिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपका केस जो था वो काफी ही उस पे फेल के कौन से लोग हुए थे, क्योंकि ना ये एग्जामिनर्स और ये सारे लोग पेशेंट्स डिस्कस बता रहे होते हैं, खुद से बता रहे होते हैं, वो खुद बताता था जो आपका पेशेंट था कि मेरी जो फंडोस्कोपी नहीं करता था ना, तो वो कहते थे, एग्जामिनर्स बाद में कमेंट कर रहे होते थे कि हम इसको पास नहीं करेंगे। तो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो आपके पूरे एग्जामिनेशन के भी होने चाहिए, और हिस्ट्री में ये है कि आपके पास प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आपके पास कशिंग का था तो एंडोक्राइन सिस्टम तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की आपने खड़े में आप अगर 8 मिनट पे उठ जाओगे ना खड़े होके, और जब आपको पता चले पास हिस्ट्री में अब इसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज की आपको पता है कि 3 चीजें आपके पास माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में, 3 चीजें आपके पास मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। सिस्टेमिक रिव्यू में आप सीवीएस भी कर चुके होते हो, सीएनएस भी कर चुके होते हो, जो कि कवर हो रहा होता है, और नेफ्रो भी कर चुके होते हो, जेंटो यूरिनरी सिस्टम भी, वो आपका कवर हो जाता है। बस फिर आप एडिशनल पूछ लेते हो नमनेस वगैरह, उठ के बैठ, जब आप उठ के खड़े होते हो चक्कर तो नहीं आते, पोस्टर हाइपरटेंशन का पूछते हो, स्पेसिफिकली डायरिया का पूछते हो, और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी का पूछ लेते हो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। बाकी अगर आपके पास सिस्टेमिक रिव्यू आपने बहुत अच्छा बनाया है ना, तो आप हर पेशेंट से सिस्टेमिक रिव्यू तो पूछोगे, तो आपकी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस भी कवर हो जाएंगी। अब मसला आता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन अब आपने बताना होता है कि वेदर इट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, वेदर इट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी की कॉजेज क्या है, इसके निमोनिक्स आपने बनाने स्कीम से ना, तो मैंने तो राइडर मीर से बनाया हुआ था इसका निमोनिक ना, हाइपरटेंशन का, कि जैसे मैंने एंडोक्राइन कॉजेज पूछनी है, रीनल कॉजेज पूछनी है, और एक्स्ट्रा कॉजेज में ना फर्दर जैसे आपके पास कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा आ जाता है, तो मैंने उसका एक एक पॉइंट बनाया हुआ था। हाइपरटेंशन जब आपको पास हिस्ट्री में पता चलता है तो आप उसका भी पॉइंट पूछ लो, जल्दी से 3 4 अपने बनाओ पॉइंट्स कोमॉर्बिडिटीज के, कि आपने जब पास हिस्ट्री में आपको कोमॉर्बिडिटीज मिलेंगी तो आपने उसके 5 5 पॉइंट फरी फरी क्या पूछते हैं, तो आपका कवर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। आप जब 8 मिनट पे उठ के खड़े हो जाओगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। सही मैम, एक जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपके लिए, लेकिन वो कहते हैं ना मासूमाना सवाल, वो ये है कि लोग चले जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर्स में,
लाइक 2 वीक्स पहले जो है ना वो जाके वहाँ पे पेशेंट्स देख रहे होते हैं, और तकरीबन 80% ऑफ द टाइम्स वही आते हैं। आप क्या कहती हैं इस हवाले से कि जाना चाहिए, करने चाहिए? क्योंकि हमने आपसे पहले जो डॉक्टर यासिर, आप शायद जानती हो, तो उन्होंने कहा था कि यार नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप जो है ना वो जो ब्लाइंड इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और आप डायरेक्टली केस ओरिएंटेड हो जाते हो और आपसे अच्छा, इस डिफरेंशियल चीज में मैं आपको बी बताऊंगी ऑनेस्ट कि मैम। किया तो सब, जी जी। बी ऑनेस्ट, तो किया तो सबने ही था, उन सब ने भी किया था जो आपको कह रहे हैं, सारा तो कुछ सबने किया था। तो ये तो अपने डेस्टिनेशन पे तो सब पहुंच जाते हैं 1 वीक बिफोर एग्जाम, एटलीस्ट सारे पहुंचते हैं, कहते सारे हैं और पहुंचते सारे 1 वीक बिफोर है। तो इसमें ऑनेस्ट होना चाहिए कि 1 वीक बिफोर तो सारे ही पहुंच जाते हैं। इवन कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, वो भी मैम पहुंचे मैं हुए नहीं थे, पहुंचा था, मैं नहीं पहुंचा था, आपको पता है। पहुंचे थे, और आपने इस चीज का पता है आपको। जी मुझे तो लिहाजा इस चीज भुगतना आपको, पड़ा जी। तो मतलब हाँ ये सबके हाँ, लिए कि यार कोशिश करें कि आप ग्रुप्स की शक्ल में पहुंचे, आप ग्रुप्स करें, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं इस्लामाबाद के और लाहौर के, कराची, ये वो बनाएं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप लॉट कर दें यार कि आपको यार ये आप हो नहीं चाहते करना। हैं, आपको असल में उसका ये चीज फायदा होती है, चाहे आप ब्लाइंडली ना भी चलो तो आप ये जो है ना, आप आपको ये फायदा हो जाता है, आपको पता चल जाता है केसेस किस तरह के हैं इस सेंटर में, तो आप वो थ्योरी भी पढ़ लेते हो, जैसे थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो यार कि मार्फन्स आ गया, ये मतलब ऐसा अजीब सा केस आ गया, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स माइलाइटिस की लेटेस्ट ट्रीटमेंट या एमएस की जो। आपको पता है हमारी दफा में डॉक्टर के पास मेरी दफा में तो ये हो गया था कि नेक्स्ट डे, आपके नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था, तो मेरे सारे केसेस ओपीडी से थे, पेशेंट जो थे ना वो सारे एमएच पे स्पाइक थी, तो कोई भी केस उधर से नहीं आ सकता, ये तो आपकी लक होती है ना। और मेरा कोई भी मरीज देखा हुआ नहीं था, क्योंकि सारे केसेस, मेरा जो लॉन्ग केस था उससे मैं पूछ रही हूँ कि आपका मोड ऑफ एडमिशन क्या था, कहाँ से दाखिल हुए थे, ओपीडी से हुए थे आप, या फिर आउटडोर से, या फिर आप इमरजेंसी। वो कहते क्या होता है ओपीडी, कैसे होता है, आउटडोर क्या होता है, मैं तो क्लिनिक पे गया था किसी के। तो मतलब यानी ये भी एक होता है सीन के आपके पास, आपकी लक मतलब इस तरह की हो, तो ऐसे होता है कि स्ट्राइक थी और कोई केस आपके पास देखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन आप अपने तौर पे तो कोशिश पूरी हाथ पांव तो मारते हो ना, कि आप सिर्फ मेथड्स अपने पूरे करो, और फाइंडिंग्स तो फिर उस टाइम पे पिक करना मुश्किल हो रहा होता है साथ यस साथ। मैम, एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब ने किया, आप खुद ही उसका आंसर दे दीजिएगा कि सीएमडीटी इनफ रहेगी जो ट्रीटमेंट पार्ट है? वैसे मैं थोड़ा सा इसमें मेरी बता बात दूं कि सुनिए। जितना मैंने किया है और जितना सुना है मैंने, हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि यार सीएमडीटी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शायद वो टॉपिक्स और वो गाइडलाइंस वगैरह इमर्जिंग ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप ना भी करो ना, तो इंशाल्लाह वो फेल नहीं करेंगे आपको, वो आपको लग रहा होता है कि आपको उससे फेल किया। हाँ आप क्या बिल्कुल कहते हैं नहीं मैम? करते, जी बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर आकाश, वो अपना माइंड बना चुके थे। मैंने जितने भी एग्जामिन, मेरी ये बहुत नेचर है कि मैं ना डिफरेंट एग्जामिनर्स को सुनाती हूँ, बेसिस की तैयारी में भी मैंने ऐसे ही किया था और इसमें भी। तो मैं जितने भी एग्जामिनर्स को, मैंने तकरीबन 7-8 एग्जामिनर्स को अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी, तो सबने मुझे ये कहा था कि गाइडलाइंस की बेस पे आपको फेल नहीं करेंगे। आपका वो इमेज बना लेते हैं जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हो ना, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितना पेशेंट के साथ सॉफ्ट हो, और आप अपना टाइमली मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर रहे हो, ठीक है। तो वो अपना एग्जामिनर उसी टाइम माइंड। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे लॉन्ग केस में उन्होंने मुझे बता दिया था, जब मैं बैठी हूँ और मैंने उनको देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा हम आपको पास कर चुके हैं, अब बस हम गुफ्तगू करते हैं आगे, अपना आधा घंटा अच्छा, वाइवा शुरू उन्होंने करते हैं, आपको अब आपको। लिटरली कहा है ऐसा? मतलब मुझे उन्होंने बता दिया था, मतलब मैं थोड़े शॉर्ट केस में था, मुझे कि शॉर्ट केस मेरे जो है वो 2 पेशेंट तो उठ के जाने लग गए थे, पता नहीं उसमें क्या हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग केस के मेरे एग्जामिनर्स ने मुझे कहा था आपका जो पेशेंट से कम्युनिकेशन का वे है ना, ये बहुत अच्छा है, आपने कभी इस चीज को नॉर्मल लाइफ में भी खत्म नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है 100% नहीं खत्म करूंगी, आप बस मुझे पास कर दें। तो वो उन्होंने कहा वो हम तो आपको हमें पास भी कर चुके हैं, हम बाय बाय। रियलाइज हो रहा है, मतलब माशाल्लाह आपका कम्युनिकेशन काफी जो है ना आउटस्पोकन है आप, ठीक है, और मतलब काफी अच्छी तरह से आप कंप्रेहेंसिव तरीके से आप बता रही हैं बस बातें। फिर वो इस वजह से, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर ले तो पेशेंट के साथ, तो आपको पास कर देते हैं। ये यहाँ की भी मेंटालिटी ऐसी ही है कि मतलब एग्जामिनर्स बड़े सॉफ्ट होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे वाइवा का खैर डिफिकल्ट कर दिया था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम पे पहुंच गए थे, प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज में कौन सी ड्रग्स देनी है, सीएमडीटी पे पहुंचे थे, लेकिन मुझे पता था वो मुझे पास कर चुके हैं, वैसे मुझे आता भी था वो, लेकिन वो मुझे पास कर चुके थे, मुझे पता था वो मुझे पास तो कर चुके हैं। अब फिर उन्होंने मुझे कहा था वाइवा और देना है तुमने 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, मैंने कहा आप ले लें वाइवा मुझसे। फिर उसके बाद वो एनाटमी पे आ गए थे, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस और सारा कुछ वो पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट पूछते हैं, लेकिन वो माइंड अपना बना चुके होते हैं पहले ही कि हमने इसको पास करना है या फेल करना है। तो ये आपको तो लॉन्ग केस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस, 80% मार्क्स प्लस भी आए हैं लोगों के। एक और यहाँ पे पेम्स के कैंडिडेट थे जिनके 80% से ऊपर थे लॉन्ग केस में मार्क्स था। तो लॉन्ग केस में आपके पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे डिसाइड हो जाता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। जी ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
कि सबसे पहले तो ये है कि इस एग्जाम को डिफिकल्ट सोचना नहीं है। आप सोचोगे कि ये डिफिकल्ट नहीं सोचना, इम्पॉसिबल है ना, नहीं तो फिर जो सोचना। है ना डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। और आप सोचते हो कि यार इजीली ये है, और अगर देखा भी जाए ना तो आप देखो तो आप फाइनल ईयर से कोई बहुत ज्यादा हट के नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपके जो शॉर्ट केसेस हैं वो आपके हाँ थोड़ा कम बिल्कुल होंगे बिल्कुल। फाइनल ईयर वाले लेवल के लिए है। मतलब उसमें जो टॉपर्स कर रहे होते थे शायद हम लोग नहीं कर रहे थे, हम उस वक्त पास होने के लिए पढ़ते थे। अगर वही हमने लेवल ले लिया, देखें ऑडी पैरा भी था, सारा कुछ था, हिस्ट्री भी थी, एग्जामिनेशन भी था, प्लान होता था, इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स होती थी। एक तो ये बात। दूसरा सिंपल बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है जी। एक तो ये कि एबीएम की लॉन्ग शॉर्ट केस दोनों अच्छी हैं। शॉर्ट केस बहुत ज्यादा अच्छी है जिसकी हेल्प डेफिनेटली लॉन्ग केस में मिलती है। और अगेन प्रैक्टिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ समवन की जो कि आपको रोस्ट कर सके, या इवन आप किसी के साथ ऑनलाइन भी जो है सेशंस कंडक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री वहां पे ही आपकी इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा जो मैम से मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात ये सीखी कि कॉन्फिडेंटली रहना है आपने, ठीक है। और जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, लॉन्ग केस में बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा आप तैयार होके जाओ, अच्छी तरह से पेशेंट से हिस्ट्री लोगे। बिल्कुल। और थोड़ा सा जो है ना हम्म। मैम आपकी भी है, थोड़ा सा ये कि डोमिनेटेड रहना होता है पेशेंट्स पे। इतना हम लोग समझते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये डर डर के नहीं, उसको बताना है ठीक नहीं है। करना, हाँ, बिल्कुल नहीं। डरना नहीं है पेशेंट से। वो अगर आपको वो कहता है यार मैं नहीं उठ सकता, आपको खुश करो, आप बोलो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट को उठाया था। तो इस तरह की छोटी छोटी पॉइंट्स जब ये पूरी हो जाती है, मिल जाती है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी कहते हैं कि भाई इसको तो हमने पास करना है, ठीक है। और मैम उसके हवाले से क्या कहेंगी कि आपने जो है फॉर एग्जांपल ये जो नेमोनिक्स वगैरह है वो लॉन्ग शीट लॉन्ग केसेस में हम शीट पे लिखते हाँ नहीं हैं। मैंने लिखे थे क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं इतनी हैफेजर्ड होके कोई चीज ना भूल जाऊं। तो मैंने जाते साथ ही ना साइड पेज पे मैंने लिख दिया था नेग्रियोमा, जैसे मैंने बायोडाटा का नेग्रियोमा निमोनिक बनाया हुआ था। फिर मैंने लिखा था प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फटाफट में लिखती जा रही थी और लिखती जा रही थी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर जल्दी जल्दी स्पीड में। अपनी राइटिंग तो इंसान को समझ आ जाती है। फिर मैंने लिखा था मैथ हक फर्स्ट। फिर मैं उसे करती थी मेडिकल हिस्ट्री मैंने पूछ ली, एलर्जी की हिस्ट्री पूछ ली, पास हिस्ट्री पूछ ली, फैमिली हिस्ट्री पूछ ली, मैंने सोशल हिस्ट्री पूछ ली। सात सात पॉइंट्स था, मैं एक आध लिखती जाती थी। ठीक है, तो उसका ये था कि हाँ मेरा जो था ना वो उन्होंने कहा था इसकी ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग करो क्योंकि ट्रांसफर स्पाइलाइटिस है। तो उसने मुझे बताया था कि ऑक्यूपेशन वो चने बेचता है घर में ना, छोले मतलब बेचता है। तो मतलब उन्होंने कहा था देखो ये कर रहा है तो ये कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग करो। तो काउंसलिंग के भी नंबर होते हैं आपके एंड पे। अगर आपके एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड हो गया तो वो काउंसलिंग तक भी आपको पहुंचा देगा क्योंकि 5 मार्क्स होते हैं। तो ये चीज भी एडिशनल अच्छा होता है। वैसे मैंने खुद भी कह दिया था उससे ना कि अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है, आप पूछना चाहो और आपकी बीमारी इलाज वाली है, हो जाएगा, आप बेहतर हो जाओगे इससे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, आप जी, खुद से अच्छा डॉक्टर काउंसलिंग सालिया जावेद ने क्वेश्चन किया, आई थिंक मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप शायद अगर एग्री करें कि यार बुक्स वही पढ़ो जो कि आप जो है आखिर में रिकॉल कर सको, उसको रिवाइज कर सको और वो ग्रैब कर सको, शॉर्ट हो, ठीक है। अगर आपके जहन में गौतम मेहता मेहता जो है बैठती है, ठीक है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सब लोगों ने जिन्होंने भी पास किया तो उन्होंने जो है ना उनको रटा किया हुआ है। एबीएम उसमें है, अलवीना जैनब है, अगेन एक दूसरे नोट्स हैं, आई थिंक नईम साहब के नोट्स हैं, वो हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी मैम, थोड़ा इसमें बता दें। अच्छा गौतम जो है ना, गौतम से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। जैसे मैं इस तरह की हूँ कि मुझे कोई चीज क्लिक कर जाए तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, मैं फिर बहुत अंदर घुसती हूँ। अगर आपके साथ पार्टनर आपका ऐसा है तो फिर आपकी जल्दी भी हो सकती है। जो मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स हैं एफसीपीएस के, किसी ने भी गौतम नहीं पढ़ी, किसी ने भी नहीं पढ़ी थी गौतम, ठीक है। लेकिन गौतम से मैंने गौतम बेसिस में पढ़ी थी। तो उसके कॉन्सेप्ट जो कुछ 8-10 ही केसेस हैं आपके पास ना, लिस्ट है शॉर्ट केसेस की लिस्ट, सीपीएसपी की ही दी हुई लिस्ट है जिसमें आपके पास 5-6 केसेस है हर सिस्टम के। वो लिस्ट में अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपनी सर्च करती हूँ, मेरे पास होगी तो वही आपके पास लिस्ट है जो कि शेयर करनी होती है। तो वही लिस्ट के केसेस आपने प्रिपेयर करने होते हैं, उन्हीं का वाइवा प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको केसेस नहीं समझ आते एबीएम अब्दुल्ला से तो फिर आप गौतम से कंफर्म कर दो क्योंकि गौतम ने ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे नर्व पॉलिसीज है, क्रेनियल नर्व पॉलिसीज उसने आइसोलेटेड लिखी हुई है। तो एक 6 नर्व पॉलिसी का पेशेंट आता है, बहुत कॉमनली आता है, इस बार भी आया में भी। तो आपके पास जो है ना वो उसका जो है 6 नर्व पॉलिसी मैंने गौतम से रिवाइज की थी, जैसे जो जो कॉजेज है। तो वो अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही तो आप सर्च करके गौतम पीडीएफ निकालो और वो टॉपिक उधर से देख लो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। 8 बज गए हैं थोड़ा सा, और ये है कि आपकी भी डेफिनेटली और ज़्यादा कोर्सेज हैं, आप डेफिनेटली टीचिंग भी करिए माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। तो आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा जो है हम लोगों को गाइड कर दीजिए करें, मतलब इसके जरूर अलावा जरूर जरूर हम लोग कोई करेंगे। मैं मटेरियल है। आपको हिस्ट्री टीचिंग कराऊंगी, आपको मैं स्कीम्स करा दूंगी जो जो होती है, एंडो की स्कीम्स हो गई हमारी, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कमिटमेंट है तो कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए।
थैंक यू ठीक है, मजीद भी कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ठीक है, सो थैंक मच यू सो मच, जज़ाकल्लाह थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me